इस वीडियो में हम बात करेंगे मासा से संबंधित जो भी संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में, और मासा से संबंधित जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स हैं, भाषा वाले सवाल हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 2 की घात 6, 2 की घात 2 गुणा 3, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए आप आपके 2, 2, 3, 2, 3, 5 ये सब कैसे हैं? अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये आपके पहले से ही अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखे हुए हैं। तो हमें मासा ज्ञात करने के लिए क्या करना है? इनके केवल उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड पता करना है, कॉमन फैक्टर पता करना है। ठीक है, तो 2 की घात 6 है, इसमें 2 की घात 2 है और 2 की घात 3 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 6 बार है, इसमें 2 2 बार है और इसमें 2 3 बार है। ठीक है, तो इसमें 2 2 बार भी होगा और इसमें भी 2 2 बार होगा। ठीक है, इसमें 2 4 बार ज़्यादा है, इसमें 1 बार ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें 2 2 बार है। ठीक है, इसका मतलब है इन सभी में 2 की घात 2 है, इसमें तो 2 की घात 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो एक तो हमें कॉमन मिल गया 2 की घात 2 जो कि सभी में है। अब देखिए 3 इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, 5 इसमें नहीं है, इन दोनों में। ठीक है, तो 3 और 5, 3 तो आपका ऐसा है केवल इन दोनों में है और मासा के लिए क्या है? इन तीनों में होना चाहिए था, और 5 अकेला इसमें है। ठीक है, तो आपका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो केवल 2 की घात 2 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 की घात 2 का मतलब हो गया 2 की गुणा 2 बार। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इनका मासा क्या होगा? 4। अगला उदाहरण है हमारे पास 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, 2 गुणा 3 की घात 3, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4। ठीक है, इसमें देखिए सबके ऊपर घात है, 2 के ऊपर नहीं है, तो जहाँ पे आपकी कोई भी घात नहीं होती, वह घात क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, और ये सब आपके 2 3 2 3 ये सब आपके क्या पहले से ही अभाज्य गुणनखंडों के रूप में है। तो अब हमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए 2 सबके पास है। ठीक है, अब देखेंगे कि 2 की न्यूनतम पावर क्या है। ठीक है, जो मिनिमम पावर होती है वही क्या होती है? सब में उभयनिष्ठ होती है। ठीक है, अब 2 की मिनिमम पावर क्या? 1 है। ठीक है, तो 1 इसके पास भी होगा, 1 इसके पास भी होगा, इसमें 1 ज़्यादा है 1 से 2 से, और इसमें 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तो 2 की पावर 1 सभी के पास है। अब 3 के केस में देखेंगे मिनिमम पावर क्या है? वही क्या होगी? सब में कॉमन होगी। तो 3 की घात 2 3 और 4 में 3 की घात 2 क्या है? मिनिमम पावर है। इसका मतलब क्या है कि 3 की घात 2 इसमें भी है, इसमें भी 3 की घात 2 होगा, 1 ज़्यादा है, इसमें भी 3 की घात 2 होगा, इसमें 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या हुआ? 3 की घात 2 इन सभी में है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका? 2 की घात 1 का मतलब 2, 3 की घात 2 का मतलब 3 की घात 2 ये। ठीक है, तो इनको आप अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे तो 3 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 3 गुणा 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, तो इसका आपका मासा क्या हो जाएगा? 18। अगला उदाहरण है हमारे पास 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3, 5 की घात 3 गुणा 5 का मासा। ठीक है, इसमें भी ये आपके पहले से ही क्या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में है। तो हमें इसमें से बस कॉमन फैक्टर देखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है। ठीक है, अब देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 2 किसी में भी, इन तीनों में क्या उभयनिष्ठ नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो 3 भी इन तीनों में नहीं है। 5 इसमें नहीं है, इन दोनों में। ठीक है, तो 5 भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 2 3 और 5 इन तीनों में से ही ऐसा कोई भी नहीं है जो इन तीनों में हो। ठीक है, और आपको पता है जिस केस में आपका मैंने आपको बताया था, जो एक्सप्लेन मैंने आपकी वीडियो बनाई थी मासा वाली, उसमें कि जब आपका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? 1 मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि उस केस में आपका क्या हो जाता है? 1 क्या हो जाता है? आपका मासा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मासा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के अलावा इनके पास कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें आप ऐसे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर आप 1 लिखेंगे तो आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो मासा भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 की घात 7, 3 की घात 10, 3 की घात 13, 3 की घात 15 का मासा होगा। 3 की घात 7, 13, 10 और 15 ऑप्शन में। ठीक है, तो जैसे आप अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे, उनमें भी आपका क्या था? अभाज्य संख्याएं थी और उनके गुणनखंड के रूप में वो लिखे हुए थे। इसमें भी आपका 3 3 3 3 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्याओं के
गुणनखंड के ही रूप में लिखा हुआ है, बस इसमें अंतर इतना है कि इसमें आपका एक ही गुणनखंड है 3। जैसे 8 के केस में आप देखिए 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 3। तो सेम ऐसा ही है ये, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो ये पहले से लिखा हुआ है। अब हमें बस इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड पता करना है, ठीक है। और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, जो सबसे छोटी पावर होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी पावर क्या है 3 की घात 7। इसका मतलब क्या है कि 3 की घात 7 इन सब में है। इसमें भी 3 की घात 7 होगा, 3 ज़्यादा है, इसमें भी 3 की घात 7 होगा, ये 6 ज़्यादा है, इसमें भी 3 की घात 7 होगा, ये 8 ज़्यादा है, ठीक है। तो 3 की घात 7 क्या है, इन सभी में है। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा 3 की घात 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 10 गुणा 5 तथा q बराबर 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 7 थे, तो p तथा q का महत्तम समावर्तक कितना होगा, ठीक है। तो p और q का बताना है। p की वैल्यू है 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 इंटू 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो देखो 2 3 5 2 3 7, तो ये जो आपके नंबर हैं 2 3 5 7, ये आपके कैसे अभाज्य हैं, ठीक है। तो ये पहले से ही अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हैं। तो हमें इसमें केवल कॉमन उभयनिष्ठ फैक्टर गुणनखंड देखना है, ठीक है। तो देखिए दो दोनों में है, 2 और 2, लेकिन कॉमन क्या होगा, जो पावर कम होगी, इसमें पावर 2 की 3, इसमें है 2 की घात 5, ठीक है। तो कॉमन हो जाएगा 2 की घात 3, 3 इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। इसमें है 3 की घात 10, इसमें है कुछ भी नहीं है तो 1 होगी, ठीक है। अब 10 और 1 में कम क्या है 3 की घात 1, तो कॉमन क्या हो गया 3 की घात 1 या केवल 3, ठीक है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं आएगा। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका केवल कॉमन आया 2 की घात 3 गुणा 3। अब इसको सॉल्व कर लो आप, चाहे इतना ही आंसर दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो ऑप्शन है वो पावर की फॉर्म में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 वाला, ये बी जो है राइट आंसर है, ठीक है। अगर आंसर चेंज होता तो हम इसको सॉल्व करते, 2 की पावर 3 हो जाता 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 3 तो 24 हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको अपना आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a की पावर 2 b की पावर 4 c की पावर 6 कॉमा b की पावर 3 c की पावर 8 a की पावर 4 तथा a की पावर 8 b की पावर 6 c की पावर 2 का महत्तम समावर्तक क्या है, ठीक है। देखिए अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें नंबर्स थे, इसमें आपके सिंबल्स का यूज हुआ है, ए बी सी सिंबल्स का यूज इसमें आपके हुआ है, ठीक है। और a स्क्वायर बी की पावर 4 c की पावर 6, इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब कोई भी साइन नहीं होता तो आपका बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। ऐसे इसमें भी मल्टीप्लाई का साइन है, ऐसे इसमें भी, ठीक है। अब सिंबल्स वाले में एक चीज़ बढ़िया होती है कि हमें फैक्टर की कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वो सिंबल्स की फॉर्म में होते हैं, सिंबल्स के फैक्टर नहीं होते, ठीक है। बस हमें केवल वहाँ पे कॉमन देखना होता है कि कॉमन कौन कौन सा आ रहा है। मासा के केस में और लासा के केस में लासा की तरह इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मासा पता करना है, तो हमें केवल कॉमन देखना है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, ए बी सी ए तीनों में, ठीक है। तो तीनों ही कॉमन लेना है, ए भी कॉमन होगा, बी भी कॉमन होगा और सी भी। अब देखेंगे ए कितना कॉमन है, तो सबसे कम पावर जितनी होगी वही कॉमन होगा। तो इसमें ए की पावर है 2, इसमें ए की पावर है 4, इसमें ए की पावर है 8, तो सबसे कम पावर है 2, तो कॉमन हो जाएगा ए की पावर 2, ठीक है, ए स्क्वायर। बी की पावर 4 है, इसमें बी की पावर 3 है, इसमें बी की पावर 6 है, सबसे कम पावर है कि बी की पावर 3, तो बी का हो जाएगा कॉमन बी की पावर 3। और सी, इसमें सी की पावर 6, इसमें है सी की पावर 8, इसमें है सी की पावर 2, तो सबसे कम पावर है सी की 2, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी की पावर 2। अब ये तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिखे, अब इन साइन को आप हटा दीजिए, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए की पावर 2 बी की पावर 3 सी की पावर 2, तो ए स्क्वायर बी 3 सी स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये सी वाला, ठीक है, ए स्क्वायर बी 3 बी क्यूब सी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 6 तथा 9 का मासा है। ऑप्शन है 0 3 1 तथा अपरिभाषित, ठीक है। अब इसमें आपको एक ऑप्शन बिल्कुल अलग सा दिख रहा होगा, अपरिभाषित। सबसे पहले आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसका आंसर अपरिभाषित होगा, ठीक है। तो सही भी है, आंसर इसका अपरिभाषित है, लेकिन क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे। 0 6 का मासा, देखो मैंने आपको मासा वाला जब पूरा एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको कुछ फैक्ट बताए थे। उसमें आपका एक फैक्ट ये था कि जो मासा की
अधिकतम वैल्यू है वो उसमें से सबसे छोटी वैल्यू के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो कम संख्या है वो जीरो है, सबसे छोटी संख्या जीरो है। ठीक है, तो जो मासाक का अधिकतम मान है वो जीरो के बराबर हो सकता है। ठीक है, जीरो से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसमें आपका 3 और 1 तो सही आंसर हो नहीं सकते क्योंकि ये जीरो से ज़्यादा है। अब हमारा मासा हो गया जीरो उस फैक्ट के हिसाब से, मतलब जीरो है नहीं लेकिन जीरो हो सकता है। ठीक है, जीरो से बड़ी संख्या नहीं हो सकती। अब हमने मान लिया कि मासा हो गया जीरो। अब मासा का एक मतलब और होता था कि मासा एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है, कंप्लीटली डिवाइड कर देती है। तो जब जीरो इनका मासा है तो जीरो इनको क्या है, सबको अलग अलग पूरी तरह से भाग डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब है 0/0, 6/0 और 9/0 ये जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जीरो से डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। जब हम किसी नंबर को जीरो से भाग देते हैं, जैसे आपका 6/0 है ये, तो जो हमारा आंसर होता है वो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। ठीक है, यहाँ पे अनंत नहीं है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब होता है कि ये डिफाइंड नहीं है, हम ऐसा कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो जीरो है, 0, 6 और 9 है, हम इनका मासा ज्ञात नहीं कर सकते, ये अपरिभाषित है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अपरिभाषित का यहाँ पे ये मतलब हो गया कि 0, 6 और 9 का जो मासा है हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब वो आपका कैसा हो जाएगा, एक अपरिभाषित संख्या है। ठीक है, और 6/0 का मतलब भी अपरिभाषित होता है क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या को भाग करना संभव नहीं है, हम भाग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते हो हम ऐसी संख्या, वो क्या होती है, हमारी अपरिभाषित होती है। ठीक है, तो इसलिए जहाँ भी आपको जीरो दिख जाए संख्याओं में, जीरो का मतलब ऐसा नहीं कि 10 के साथ जीरो दिखा, 20 के साथ जीरो, ऐसा नहीं। अगर अकेला कहीं जीरो दिखेगा, चाहे दो संख्या हो चाहे दो से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आपका जो मासा है वो हमेशा कैसा होगा, अपरिभाषित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p एक प्राकृतिक संख्या है तो p और p+1 का मासा क्या होगा। ठीक है, मतलब आपकी जो p है वो कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक है, कोई भी हो सकती है। तो उसको हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से p की वैल्यू रखेंगे। कोई भी आप प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से ले लिया 8। ठीक है, तो मैंने इस p की जगह और इस p की जगह रख दी p की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे तो p की वैल्यू मैंने लिख दी 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगी 8 + 1 से 9। ठीक है, तो आपके पास जो संख्याएं हो गई वो p और p+1 की जगह हो गई 8 और 9, 8 और 9। ठीक है, अब 8 और 9 कैसी संख्या है आपकी, क्रमागत संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। ठीक है, और मासा वाले मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दो क्रमागत संख्याओं का जो मासा होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आप दोबारा समझ लो, यहाँ पे आप 8 के फैक्टर करेंगे तो हो जाएंगे 2 × 2 × 2, 9 के आप फैक्टर करेंगे तो हो जाएंगे 3 × 3। अब यहाँ पे आप देखिए कॉमन, आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, और जहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मासा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो आप चाहे इसको ऐसे करके कीजिए या फिर मैंने आपको डायरेक्ट फैक्ट बता दिया था कि दो क्रमागत संख्याओं का जो मासा होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके अलावा इससे दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है, आप एक के बाद लगा दो यहाँ पे सम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, यदि p एक सम प्राकृतिक संख्या है और यहाँ पे उसने कर दिया 2। ठीक है, या 1 भी रहने दे सकता है, 1 से भी बन जाएगा और 2 से भी। ठीक है, अगर 1 से बनेगा तो क्या बनेगा, p की वैल्यू कोई भी सम संख्या ले लो, मान लो आपने ले ली 14। ठीक है, और +1 अगली हो जाएगी 15। ठीक है, तो 14 15 से सेम क्वेश्चन बन जाएगा। अगर p+2 होता है उस केस में क्या हो जाएगा, अगर आपने ली p की वैल्यू 14 है तो p+2 की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, तो ये दो सम संख्याएं हैं, क्रमागत हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो उस केस में आपका यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन में 2 दे रखा होता। दूसरा ये बन जाएगा, यहाँ पे वो कर देगा विषम। ठीक है, तो विषम के केस में भी अगर एक +1 से बन जाएगा, एक +2 से। अगर +1 से बनाएंगे तो मान लो p की वैल्यू है 17, तो अगली हो जाएगी p+1 से 18, और 17 और 18 क्रमागत संख्याएं हो गई, इनका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर p+2 से बनाएगा तो आपका बन जाएगा 17
और अगली हो जाएगी 19। ठीक है, तो ये आपकी दो क्रमागत विषम संख्याएं हो गई और दो क्रमागत विषम संख्याओं का मासा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे माइनस का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि पी की वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो अगर हम पी की वैल्यू 1 लिखें तो p-1 से ये क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक संख्या हो जाएगी 1, दूसरी संख्या हो जाएगी 0, और 1 और 0 यहाँ पे आपकी संख्या 0 आ गई, तो इस केस में आपका जो मासा है वो कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो प्लस में बनते हैं, माइनस में क्वेश्चन नहीं बन पाता, क्योंकि उसमें फिर आपका 0 वाला केस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 127 तथा 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचें। इस टाइप के आपके लैंग्वेज के मासा में 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और लासा में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं लासा के केस में। मासा के केस में 3 या 4 ही तरीके के क्वेश्चन इस तरीके के बन पाते हैं। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे कि ये मासा का क्वेश्चन है या लासा का, तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शन देखना है। जो आपका ऑप्शन होगा वो जो क्वेश्चन में आपके जो नंबर दे रखे होंगे, या तो उसमें सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा या उससे भी कम होगा। जैसे इसमें देखो आंसर 11, 18, 15, 14 इन संख्याओं से छोटे हैं। तो एक तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपका इसमें मासा पता करना है या लासा। कभी कभी वो आंसर ऐसे दे देता है मासा के भी और लासा के भी, तो उस केस में क्या है, ये यहाँ पर आपको एक ये दिखेगा बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या मासा के केस में होता है, क्योंकि मासा में माँ का मतलब क्या होता है, महत्तम, एच का मतलब हाईएस्ट, मतलब बड़ा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब बहुत से क्वेश्चन लासा में भी ऐसे होते हैं कि वहाँ पे ये आपका आ जाता है बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो उसको आपको डायग्नोज करने का सबसे बढ़िया तरीका पहले तो ये था, आप ऑप्शन से चेक करें। ठीक है, दूसरा क्या है, जहाँ पे आपका ऐसा सेंस आए कि आपका आंसर जो उत्तर है वो बड़ी संख्या होगा। जैसे यहाँ पे देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 127 तथा 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। मतलब उस संख्या से हमें इनको भाग देना है, जो संख्या हमारा आंसर है उससे हमें इन्हें भाग देना है। तो हम हमेशा छोटी से बड़ी संख्या को ही भाग देते हैं। तो यहाँ से हमारा सेंस आया कि ये जो उत्तर है वो छोटी संख्या होगी, तभी हम इन बड़ी संख्याओं को भाग देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज के होते हैं कि आपको बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन वहाँ पे 3 अंकों की भी बात करता है। तो जब 3 अंक होंगे तो ऑब्वियसली हमारा आंसर कैसा होगा, एक बड़ा नंबर होगा। और बड़ा कब हमारा होगा, जब हमें लासा पता करना होगा। ठीक है, लासा में आंसर हमेशा बड़ा आता है। ठीक है, दूसरा आपका ये हो गया कि आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी मान लो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो वो भी जो है आंसर एक बड़ा ही होगा, क्योंकि इसमें नंबर को डिजिट 4 होंगी। ठीक है, या आपको उसने ये दे दिया कि एक ऐसी संख्या जो 3 अंकों की पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, और उनसे अलग अलग भागदारी हो। ठीक है, तो उसमें भी आपका जो आंसर है वो बड़ी संख्या होगा। या उसने ऐसा दे दिया कि एक नंबर है, उसमें हम क्या जोड़ें या क्या घटाएं, या इसके निकटतम कौन सी संख्या होगी जो उनसे पूरी तरह से विभाजित होगी, तो उस केस में भी आपका क्या होगा, आंसर हमारा बड़ी संख्या होगी, लासा होगा। इसके अलावा ये जो आपको नंबर दे रखे होते हैं 3 या 4, जिनका हमें लासा या मासा निकालना होता है, उसमें एक चीज़ और होती है, उसमें आपका ये सेंस आएगा कि ये सभी नंबर जो है इसको भाग करेंगे, इनके बाद प्रत्येक लगा होगा या हर एक नंबर से, कुछ ऐसा सेंस आएगा। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका यही था, आप ऑप्शन से देखें। दूसरा इसके सेंस को देखें क्वेश्चन के, कि आपका जो आंसर है वो बड़ी संख्या आएगा या छोटी संख्या। अगर छोटी संख्या आएगा सेंस से आंसर, तो हमें मासा निकालना है, और बड़ी संख्या हमारा आंसर आएगा सेंस के अकॉर्डिंग, तो हमें लासा निकालना होगा। ठीक है, तो ये तो थी पूरी लासा और मासा के क्वेश्चन में हम डिफरेंस कैसे करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या पता करना है जिससे अगर हम इनको भाग दे दें तो हमारा 7 शेष बचे। ठीक है, मान लो 11 है वो संख्या, तो 11 से भाग दें तब भी 7 आएगा, 127 को भाग दें तब भी 7 रिमाइंडर बचेगा, 175 को भाग दें तब भी 7 ही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब आप शेषफल के कॉन्सेप्ट को समझिए कि शेषफल का एक्चुअल में क्या मतलब होता है। मैंने 5 से
28 को भाग दिया, 28 छोड़ो 23 कर लो, ठीक है। मैंने 5 से 23 को भाग दिया तो 5 चौक 20, आपका बचेगा 3, ठीक है। आपका क्या बचा शेषफल 3। अगर 23 के पास ये 3 ना होता, मतलब मैं 23 में से ये 3 कम कर दूं तो क्या होगा 20 आ जाएगा। और अब 20 को भाग दो 5 से, 5 चौक 20, अब देखो शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, अब पूरी तरह से भाग हो रहा है, पहले पूरी तरह से भाग नहीं हो रहा था। जब शेषफल 0 आता है तो पूरी तरह से भाग होता है, और शेषफल कुछ और आता है तो पूरी तरह से भाग नहीं होता, ठीक है। तो 23 5 से पूरी तरह से विभाजित नहीं था, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं था। लेकिन अब जो 20 है वो 5 से पूरी तरह विभाजित है, डिविजिबल है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो शेषफल होता है वो उस नंबर के पास उतना एक्स्ट्रा होता है जो कि शेषफल के रूप में आएगा। अगर शेषफल उस नंबर के पास ना हो तो वो नंबर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम एक छोटा सा और उदाहरण लेते हैं। हमने अगर 7 से हम 51 को भाग दें तो हमारा शेषफल आएगा 2। तो ये जो 2 शेषफल आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उस 51 के पास 2 एक्स्ट्रा है। अगर इस 51 के पास ये 2 ना होते, 2 कम होते, तो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाता। ये इसके पास ज़्यादा है इसलिए शेषफल 2 आएगा। जितना ज़्यादा होता है उतना ही शेषफल आता है, ठीक है। तो अगर हम 51 में से ये 2 माइनस कर दें तो आ जाएगा 49, और 49 जो है 7 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक, 7 49, ठीक है। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन है कि जो शेषफल आता है वो उस नंबर के पास उतना ज़्यादा होता है। अगर शेषफल उतना कम हो उसके पास तो वो नंबर उससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा दी गई संख्या से। अब आ जाइए यहाँ पे 7 शेषफल आएगा। इसका मतलब क्या है कि 7 इन सबके पास ज़्यादा है। तो अगर मैं 55 में से 7 घटाऊँ तो आपका कितना बचेगा 48, ठीक है। अगर मैं 127 में से 7 घटाऊँ तो मेरा बचेगा 100। अगर मैं 175 में से 7 घटाऊँ तो आपका बचेगा 168, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका मान लो इसमें से आंसर आएगा, तो अगर आप इन संख्याओं को भाग देंगे तब तो आपका 7 शेषफल बचेगा। लेकिन अगर आप इन संख्याओं को भाग देंगे तो आपका शेषफल 7 ना बच के 0 बचेगा, ठीक है। अब 0 बचेगा इसका मतलब क्या है, ये संख्याएं जो है पूरी तरह विभाजित होंगी। और एक ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे वो उनका क्या होती है, मासा। ये मैं आपको जब मैंने बताया था तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी, पहले वो वाली वीडियो देख लें, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट मासा का अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो आंसर होगा वो बड़ी से बड़ी वो संख्या होगी जो उनको पूरी तरह से विभाजित करेगी। और पूरी तरह से बड़ी विभाजित करने वाली संख्या क्या होती है, उनका मासा, ठीक है। तो जो उत्तर होगा वो इनका क्या होगा, मासा होगा, ठीक है। तो अब हमें 48, 120 और 168 का निकालना है मासा, क्योंकि अब हमने 7 घटा दिया, वो ही शेषफल बचता, ठीक है। तो अब हमें 48, 120 और 168 का निकालना है मासा, वो आपका आएगा 24, ठीक है। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। कैसे निकालते मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप लोग फैक्टर करके या कैसे भी, 3 विधियाँ किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप 24 से 48, 120 और 168 को भाग देंगे तब तो आपका पूरा भाग हो जाएगा, 0 शेषफल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 55, 127 और 175 को भाग देंगे तो आपका हर एक बार 7 शेषफल में आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये शेषफल वाला पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, जो भी आपको संख्याएं दे रखी हैं उसमें से आपको शेषफल माइनस कर देना है। और जो माइनस करने के बाद जो आपकी नई संख्याएं आएंगी, जैसे 55 में से 7 माइनस किया 48 मिला, 127 में से 7 माइनस किया 120 मिला, 175 में से 7 माइनस किया 168 मिला। तो ये जो नई संख्याएं आएंगी शेषफल को माइनस करने के बाद उनका हमें निकालना है मासा, और वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1050, 1250 तथा 1650 को भाग देने पर क्रमशः 43, 31 तथा 7 शेष बचे, ठीक है। देखिए हमने जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें बस शेष में आपका एक ही आ रहा था। उसका मतलब क्या था कि सभी संख्याओं में से शेषफल हमेशा 7 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेंस अलग है। यहाँ पे आपका समय एक शब्द लिखा हुआ है क्रमशः, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इस शब्द का बहुत मतलब होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले है वो पहले वाले से कनेक्टेड है, ठीक है, बाद वाला बाद वाले से कनेक्टेड है, ठीक है, क्रम से है एक। तो 1050 है जो
उसका संबंध 43 से है। मतलब जब आप 1050 को भाग दोगे तो 43 शेषफल आएगा, 1250 को भाग दोगे तो आपका 31 शेषफल आएगा, 1650 को भाग दोगे तो आपका शेषफल आएगा 7। ठीक है। अब मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट बताया था शेषफल का कि शेषफल एक्चुअल में क्या होता है, उनके पास एक्स्ट्रा होता है, अगर वो ना हो तो दी गई संख्या उनको पूरी तरह से विभाजित कर देगी, और पूरी तरह से विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, उनका मासा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा है जो शेषफल आएगा वो इसमें से हम घटा देंगे। ठीक है। तो 1050 में से हम घटाएंगे 43, क्योंकि यहाँ पे शेषफल आएगा पहले वाले में 43। 1250 में से हम घटाएंगे 31, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 31 आएगा। 1650 में से हम घटाएंगे 7। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका शेषफल 7 आएगा। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे शेषफल अलग अलग हैं, तो अलग अलग शेषफल प्रत्येक संख्या में से घटाएंगे क्रमशः के अनुसार। ठीक है। तो 1050 में से आप 43 घटाओगे तो आपका बचेगा 1007। ठीक है। 31 घटाओगे तो आपका बचेगा 1219। ठीक है। 1650 में से 7 घटाओगे तो आपका बचेगा 1643। ठीक है। अब 1050 के गुणनखंड होंगे, सॉरी 1050 नहीं, 1007 के गुणनखंड होंगे 19 गुणा 53। ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना। 1219 के गुणनखंड होंगे 23 गुणा 53। 1643 के गुणनखंड होंगे 31 गुणा 53। ठीक है। अब देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें आपके कौन से हैं, केवल 53 है। ठीक है। 53 क्या है, सभी में है। ठीक है। तो आपका जो मासा है वो क्या हो जाएगा, 53, और 53 ही क्या है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो उनको विभाजित करेगी तो आपके जो शेषफल है वो 43, 31 और 7 बचेगा। ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, आप 53 से भाग करके देखिए, आपके 43, 31 और 7 बचेंगे। सेम आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी आप चेक कर सकते हैं, जब आप भाग देंगे तो आपका हर एक बार क्या है, 7 ही शेषफल आएगा। ठीक है। तो आप अपने आंसर को इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है। ये जो है बाकी अभी जो हमने दोनों प्रीवियस 2 क्वेश्चन किए थे उन दोनों से थोड़ा सा अंतर है इसमें। ठीक है। तो उसमें उन दोनों में क्या था, आपके लिए शेषफल दे रखा था कि क्या शेषफल आएगा। ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया था, उस शेषफल को माइनस कर दिया था नंबर्स में से, जो नंबर्स आए थे उनका हमने मासा निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पे शेषफल नहीं दिया कि क्या आएगा, लेकिन ये दे रखा बस भाई समान आएगा वो। अब समान में वो आएगा क्या, ये हमें नहीं पता है। ठीक है। तो जब हमें शेषफल पता ही नहीं है तो हम इसमें से माइनस तो कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें एक बाउंडेशन हो गई कि आप इसको पहले की तरह नहीं कर सकते कि आपने शेषफल माइनस किया, बस सिंपली जो आया उसका मासा निकाल दिया। ठीक है। तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या है, बाकी उन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। अगर मैं इसका डिटेल सोल्यूशन करूं, जैसा कि आपका 10th क्लास की मैथ्स में है, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो उसका मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, और ये अपनी तरीके का अलग क्वेश्चन है, तो आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। ठीक है। सबसे पहले तो ये आपके देखो ऑर्डर में है पहले से, अगर नहीं होंगी तो हम लगाएंगे बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। ठीक है। ये 43 सबसे छोटी, फिर 91, फिर 183, ये पहले से ही है, मोस्टली क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी होती है। ठीक है। तो पहली 2 संख्याओं का अंतर निकालो और आखिर की 2 संख्याओं का अंतर निकालो। ठीक है। तो 91 और 43 का निकालो अंतर, 91 और 43 का अंतर आएगा 48। ऐसे ही 91 और 183 का निकालो, तो 183 और 91 का अंतर आएगा 92। अब ये जो आपके पास संख्याएं बची 48 और 92, अब इनके निकालो मासा। 48 का और 92 का आपको निकालना है मासा। ठीक है। तो 48 और 92 का मासा आएगा, 48 के बाद कौन खंड है, 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 92 के हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है। तो 2 गुणा 2 ये आपके कॉमन है, मतलब आपके 2 गुणा 2 4 कॉमन है। ठीक है। तो आपका मासा क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अब आपने आंसर को चेक कर सकते हैं, 43 को भाग दो पहले 4 से। ठीक है। तो 4 ढाई 40 मैंने डायरेक्ट कर दिया, 3 आ जाएगा शेषफल। ठीक है। अब 4 से भाग दो 93 91 को, तो 4 दूनी 8, अच्छा 1 1 4
दूनी 8, ठीक है, बचा आपका 3 शेषफल। ठीक है, ऐसे आप 183 को भाग दोगे तब भी आपका शेषफल क्या है, 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये 3 हमें नहीं पता था, इसलिए हमें इसको इस तरीके से करना पड़ा। अगर ये हमें पता होता शेषफल, तो ये जो हमने फर्स्ट वाला जो किया था शेषफल वाला, सेम वैसा क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, तो ये स्पेशल क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो थे आपके जो डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन थे भाषा से संबंधित। अब जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो भाषा वाली प्रॉब्लम्स हैं भाषा से संबंधित, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।